दिल्ली में काले कानून से आक्रोश में आए दिल्ली के सभी वकील दिल्ली के उपराज्यपाल से अध्यादेश वापस लेने की मांग। 13 अगस्त 2025 को दिल्ली के एलजीपी ने कुमार सक्सेना जी द्वारा एक अध्यादेश लाया गया, जिसके मुताबिक दिल्ली पुलिस को किसी भी मामले में कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। वे अपना बयान वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही दर्ज करानी होगी, जिस पर दिल्ली की सभी न्यायालयों के वकीलों द्वारा 22 अगस्त से 24 अगस्त 2025 तक न्यायालयों की कार्यवाही रोक इस अध्यादेश का विरोध प्रकट किया, जिसके बाद भी सरकार द्वारा उसकी मांग पूर्ण न होने पर 25 अगस्त को सभी न्यायालयों में पुलिस प्रवेश पर पाबंदी लगा दी और सभी न्यायालयों के बाहर रोड ब्लॉक कर विरोध प्रदर्शन किया। उसके उपरांत रोहिणी कोर्ट की बार एसोसिएशन द्वारा भी इस प्रकार प्रदर्शन में हिस्सा लिया गया, जिसमें उन्होंने सभी न्यायालयों की भांति ही अपना विरोध जताया। और 26 अगस्त को रोहिणी कोर्ट की बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एसपीटी लाइव के संवाददाता से बात कर अपनी समस्याएं रखी, उनका सुझाव भी प्रकट किया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश कुमार गुप्ता। आप हमारे साथ देख रहे हैं एसपीटी लाइव। देश को आज़ाद कराने में कई स्वतंत्रता सेनानियों का हाथ था, जिसमें से कई सारे अधिवक्ता थे। अब उनकी स्वतंत्रता पर सवाल उठ चुके हैं और वही इस टाइम पे आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे रोहिणी कोर्ट के अंदर कुछ अधिवक्ताओं से और उनसे जानते हैं आंदोलन पे बैठने का उनके कारण के बारे में। सर, आपका आज का आंदोलन बैठने का क्या कारण है? हम आज से ही आंदोलन में नहीं बैठे हैं, हमें पिछले 5-6 दिन हो चुके हैं आंदोलन में बैठे हुए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सारे के सारे जितने भी रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के यहाँ पे पदाधिकारी भी हैं और जनरल मेंबर भी हैं, पिछले 5 दिन से बैठे हैं एक ऐसे ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो ऑर्डिनेंस अगर लागू हो गया तो वो हमारे वकील समुदाय हैं उनके प्रोफेशन के अंदर बहुत ही मुश्किलें पैदा कर सकता है, न्याय प्रणाली के अंदर बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर सकता है। और मैं इसके बारे में अपने विचार बाद में रखूँगा। और मैं सबसे पहले चाहूँगा जो हमने अपने रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रवक्ता हैं श्री सुरेंद्र नंदल साहब, आप उनके पास जाएं, वो आपके पास विचार रखेंगे। उसके बाद उसकी बात को आगे मैं लेके आऊँगा। हमारे नंदल साहब प्रवक्ता है हमारे रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के।
आइए चलते हैं, हम प्रवक्ता इस बात करते हैं, हमसे जानते हैं इस विषय के बारे में। क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरा कहना ये है, जब से यह बीजेपी सरकार आई है या मन मर्जी के ऐसे काले कानून लाओगी। पहले तो आपने देखा हुआ किसान आंदोलन आया था, सारा दुनिया लोकसभा में बिल पास कर दिया था। वहाँ सारा सर ये यूट्यूबर है ना, कोई भी चैनल, सबसे बड़े दुख की बात है कल सारी दिल्ली में सब वकील रोड पे उतरे हुए थे, दिल्ली की 6 कोर्ट के किसी भी चैनल ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने चैनल पे नहीं दिखाया। वो तो यूट्यूबर है जो ये दिखा देता हमारी मुहिम चला रहा है। ये अंग्रेजों वाला काला कानून है। आगे देखो, आगे वकीलों साथ क्या होएगा। थानों में जज बैठेंगे, वहीं से कोर्ट चलेगी। और ये उन्होंने मोदी साहब को पता नहीं है, ये वकील हटने वाले नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में भी इनकी भूमिका थी और वकील एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए आप, ये आपकी जो प्रोटेस्ट है कितने समय के लिए और चलेगा? इसका नहीं पता भाई साहब, कितने दिन के लिए चल जाएगी, 1 साल के लिए भी चल सकता है। वकील सारे तैयार हैं। वकील तो दिन रात उचाटी लगी रहती है, घर में भी सोते, सड़क पे सो सकते हैं दिन रात। कुछ अच्छा सर, इसके अंदर अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, ये जो आपका काला कानून आया है, इसको वापस नहीं लिया है जी साहब ने, तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे? इसमें कुछ भी हो सकता है। मैं तो मोदी से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ, जल्दी से जल्दी मांग मान लें। नहीं तो ये वकील है, ये आर पार की लड़ाई लड़ देंगे। एक बार सतपाल मलिक ने कहा था मोदी साहब को किसानों के बारे में, अब मोदी साहब आपको पता नहीं है, किसान हैं, इनके साथ ना तो लड़ाई करना और ना इसको खाली हाथ भेजना। मैं कह रहा हूँ ये वकील है, आज़ादी के टाइम में भी मैं लड़ाई लड़ी थी, ये खाली हाथ बैठने वाले नहीं है। धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, मेरे साइड में कि भी कितने ज़्यादा अधिवक्ता आक्रोश में बैठे हुए हैं इस काले कानून को लेके कि इस काले कानून को वापस लिया जाए जल्दी से जल्दी। आइए बात करते हैं यहाँ पे और अधिवक्ता से उनसे जानते हैं इस विषय के बारे में। सर आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके 100 साल पीछे चले जाओ आप। पहले कौन होता था? पुलिस वाले अंग्रेज, जज अंग्रेज, एसपी अंग्रेज, थाने में FIR करती थी, वहीं सजा कर देते थे। वही काम होने जा रहा है। हम तो बचे जाएंगे, आप लोग मरोगे। अभी साथ आ जाओ, मीडिया रोज़ सुबह शाम हमारे साथ रहो। और हम तो ये बोलेंगे, आप, मैं जी न्यूज़ को बोलना चाहता हूँ, गोदी मीडिया को, आप भी आ जाओ। थोड़ी बहुत भी ज़मीर बचाओ तो मैदान में आके एक बार आके देख लो आपके साथ क्या हुआ। वकील तो फिर भी सेटिंग कर लेता है, टेंशन की बात नहीं हमें, आप अपना देख लो। सर इसमें आम जनता को क्या नुकसान है? आम जनता का नुकसान ही बता तो रहा हूँ। जो पहले अंग्रेजों के टाइम होता ना, अब मान लो बस, अब इसके बारे में ज़्यादा मत बोलो, आप गवर्नमेंट के खिलाफ मत बोलो हमें। जो पहले 100 साल पहले होता था वही काम दोबारा हो गया है। थाने में सब कुछ होगा, आप पे FIR होगी। आप मानो 323 की FIR आपके पड़ोस ने करवा दी किसी ने, गवाही थाने में होगी, सब कुछ थाने में होगा, उसी दिन आपको सजा कर देंगे। 138 को उन्होंने ऑनलाइन किया था कि वही फास्ट ट्रैक होगा। 8 साल एक केस चलता है, जब भी खत्म नहीं होता। तो यही बोलना चाहता हूँ, भारत माता की जय। और इस आपके माध्यम से आप जितना आदमी जोड़ सकते हो जोड़ो, पब्लिक को एक्टिव करो कि ये हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वकीलों की लड़ाई नहीं है। आज़ादी में भी हम लड़े थे, अब दोबारा आज़ादी का टाइम आ गया, आज़ादी में आना पड़ेगा आप सबको। धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे आपने अधिवक्ताओं का आक्रोश सुना। अब आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के सेक्रेटरी से, उनसे जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पे आगे क्या कदम होगा। अब ये आपने जो मुद्दे शुरू करे हैं काले कानून को लेकर, उसमें आप आगे क्या क्या कदम उठाने की देखिए, जब हमने मुहिम शुरू की थी तो हमने इसके अंदर सबसे पहले एक निर्णय ये लिया था कि हम इस लड़ाई को इतनी जल्दी खत्म नहीं करेंगे जब तक इसका पूरा अमल जामा तब तक नहीं मारा जाएगा, जब तक ये जो विपक्ष इसको लेके हमारा एजिटेशन है, जो नोटिफिकेशन आया है LG के द्वारा, और जिसके तहत कि सारे के सारे पुलिस वालों की गवाही अंदर ना होके पुलिस थानों के अंदर हायर हो सकती है। जब तक ये नोटिफिकेशन सरकार वापस नहीं लेगी, हम अपना जो एजुकेशन है उसे धीरे धीरे और ताकत देंगे और बल के साथ करेंगे। और यही कारण है कि जब हमें लगा था कि इसकी लड़ाई बहुत लंबी चलनी है, हमने धीरे धीरे इस लड़ाई के लिए ताकत देनी शुरू की है। शुरुआत में जब हमने स्ट्राइक की थी तो हमने बड़ी पीसफुल स्ट्राइक की थी, लिटिगेशन को हमने मना नहीं किया था, पुलिस वालों को कोर्ट में आने से मना नहीं किया था। हमने सिर्फ और सिर्फ जितने भी हमारे अधिवक्ता भाई हैं उनसे अनुरोध किया था कि आप इस लड़ाई में इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि सबसे पहले ये लड़ाई हमारे सर्वाइवल की है। हमारी सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा अगर
ये वाला काला कानून पास हो गया। उसके बाद जब हमने देखा 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल के बाद भी किसी भी प्रकार से किसी राजनीतिक पार्टी ने समर्थन नहीं किया, किसी सरकार ने समर्थन नहीं किया, एलजी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया और जो हमारे नेतागण हैं उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं आया। उसके बाद हमने कहा था कि अब मंडे को यानी कल के दिन कि हम इसको एजिटेशन को थोड़ा सा रौद्र रूप देंगे और इसमें पुलिस वालों की वकीलों की तो पहले ही हमारी भागीदारी थी। हमने पुलिस वालों की कहा कि अपनी भागीदारी दो, नहीं तो आपकी एंट्री बंद होगी। प्रशासन के अंदर जो हमारे जो अभियोजक पक्ष है जिसे हम प्रोसिक्यूटर कहते हैं उन्होंने भी हमें साथ दिया, जुडिशियल ऑफिसर ने हमें इस हमारी मुहिम में साथ दिया है। हम बिल्कुल इस तरह की कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे और धीरे धीरे अगर ये काम सरकार नहीं मानती है इस कानून को वापस लेने के लिए तो आज के टाइम थोड़े दिनों के बाद हो सकता है आपको पूरे कोर्ट परिसर के अंदर यहाँ पे ताले लगे नजर आए। तो शायद से फिर तो आप सारे के सारे काम अगर वीसी से कराना चाहते हैं तो फिर तो एक काम करिए, जजों को भी घर बिठाइए, वकीलों को भी घर बिठाइए, प्रशासन को भी घर बिठाइए, आप लोग भी घर बैठिए। इस कोर्ट परिसर की रिक्वायरमेंट क्या है? अगर हम सारे इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे जैसे नांदल साहब ने कहा, रोहित मलिक भाई ने कहा और सबकी एक ही इस मामले में एक ही संवेदनाएं हैं, अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो आप इसका नतीजा जान लीजिए। क्योंकि इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा है, हमारे देश के आज़ाद होने के बाद पहली बार एक बार हुआ था, 2018 में हुआ था, 19 में हुआ था, तब दिल्ली पुलिस के साथ 2019 में हमारा आमना सामना पुलिस प्रशासन के साथ हुआ था और जबकि जायज़ हमारी लड़ाई थी। अगर हमारी जायज़ लड़ाई के लिए हम उस हद तक जा सकते हैं कि जहाँ पे प्रशासन के आला से आला अधिकारियों को घुटने टेकने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि ये जो कानून है ये हमारे जीवन पे, हमारे सर्वाइवल पे, आगे जाके भविष्य पे, हमारे परिवार के भविष्य पे और ना जाने करीबन दिल्ली के अंदर 2 लाख अधिवक्ता हैं, उनके जीवन पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तो हम इस लड़ाई को किस हद तक ले जा सकते हैं अभी उन्हें शायद से इसकी सीरियसनेस का पता नहीं है। तो हम यही चाहेंगे आप ये सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार के हाथ में है, इस अध्यादेश को वापस लें, नहीं तो हम इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और हमें नहीं लगता कि ना सरकार किस हद तक तैयार जाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे वकीलों का जो रौद्र रूप धारण है, कोर्टें बंद हो जाएंगी, कोर्टें बिल्कुल बंद हो जाएंगी। सारे के सारे वकील आपको सांसद के पास, सारे के सारे वकील आपको पीएम ऑफिस के पास, सारे के सारे वकील समुदाय के लोग आपको एलजी हाउस के पास, सारे के सारे वकील समुदाय के लोग आपको इंडिया गेट पे नजर आ पाएंगे। और साथ के साथ हम आपको फिर ये बताना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए ये हड़ताल वापस नहीं होगी किसी भी कीमत पे, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे सेक्रेटरी साहब ने जिन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया, आइए बात करते हैं यहाँ पे और अधिवक्ताओं से, उनसे जानते हैं इस विचारधारा के बारे में। सर आप क्या कहेंगे? बेसिकली अगर देखा जाए तो ये मुहिम, ये लड़ाई हम लिटिगेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान लिटिगेंट्स का है। क्योंकि लिटिगेंट्स गवाही किसके लिए करा रहा है? वकील गवाही कराता है लिटिगेंट्स के लिए, क्योंकि वकील को तो इनिशियल स्टेज पे अपनी फीस मिल जाती है, लेकिन लिटिगेंट्स का जो नुकसान है आगे जाके, जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो लिटिगेंट्स का। सर ये लिटिगेंट्स है क्या चीज़, आप बता सकते हैं हमारे जी, जो क्लाइंट है जिसके ऊपर मुकदमा हुआ है, जो एक्यूज्ड है केस में, अगर उसके खिलाफ जिस पुलिस वाले ने केस तैयार किया है वही पुलिस स्टेशन में बैठ के नकल करके उस प्रोसीडिंग को बताएगा तो न्याय कहाँ था? न्याय तभी होता है जब फेयर प्रोसीडिंग हो। ये फेयर प्रोसीडिंग नहीं है। अगर फेयर प्रोसीडिंग होती है तो कोर्ट में एक आईओ आता है, वो अपनी बात जज के सामने रखता है। थानों में क्या होगा? थानों में क्या होगा कि नकल करके सवाल का जवाब दिया जाएगा, जो कि बेसिकली सीधा डायरेक्ट नुकसान लिटिगेंट का। उसकी लड़ाई वकील आज लड़ रहा है। मैं जनरल पब्लिक को भी चाहूँगा वो इसका हिस्सा बने, ताकि जनरल पब्लिक का नुकसान ना हो। इसमें सभी है, केस किसी के साथ भी हो सकता है, एक जज के परिवार के साथ के खिलाफ भी हो सकता है, आप लोगों के परिवार के खिलाफ भी हो सकता है, और पुलिस कैसे काम करती है ये सब जानते। धन्यवाद सर। तो देखिए आपने यहाँ पे एक अधिवक्ता सुना, आइए चलते हैं बात करते हैं यहाँ पे जो महिला अधिवक्ताएं बैठी हुई हैं उनसे जानते हैं कि उनका इस विषय पर क्या कहना है।
मैम आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा भी वही कहना है जो हमारे अधिवक्ता साथियों ने बताया है। ये हमारी जो लड़ाई है ये बेसिकली आम जनता के लिए है। आम जनता पे जब किसी भी तरीके से किसी भी टाइप का कोई केस दर्ज होता है तो वो न्याय के लिए कोर्ट में आते हैं, ठीक है। न्याय की उम्मीद उन्हें कोर्ट से रहती है, लेकिन ये जो फरमान, तुगलकी फरमान जो सरकार ने पास किया है, उसके हिसाब से गवाहियाँ कोर्ट में होगी, कोर्ट में नहीं होगी, थानों में होगी। थानों में बैठ के होगी। पुलिस ऑफिशियल ही केस तैयार करते हैं, फाइल तैयार करते हैं, वो पूरी फाइल उनके पास ही रहती है। जब गवाहियाँ होगी तो वो सारी चीज़ें जो फाइल उनके पास रहेगी उससे देख देख के उसके जवाब देते रहेंगे। तो एक फेयर ट्रायल तो उसमें होगा ही नहीं। जो उन्होंने केस बनाया है वो सच्चा है, झूठा है, गलत है, तो वो चीज़ उनके अकॉर्डिंगली जो उन्होंने बनाई है वो वैसे ही प्रूव होगी, उसमें जस्टिस नाम की कोई चीज़ रहेगी नहीं। तो इसके अगेंस्ट में हमारा आंदोलन चल रहा है और ये चलता रहेगा तब तक जब तक कि ये जो तुगलकी फरमान है वापस नहीं लेते हैं। इसके लिए हमें बेशक भूख हड़ताल से ही क्यों ना बैठना पड़े, बिल्कुल बैठेंगे, हम तैयार हैं। एक चीज़ बताइए, इसके अंदर अगर महिलाओं से कोई भी केस होता है उसमें भी इसकी प्रोसीडिंग होगी या उसमें कुछ अलग होगा? हर तरह के केस के लिए एक ही कानून इन्होंने पास किया है, चाहे उसके अंदर महिला का, चाहे उसमें महिलाएं हों, कोई भी महिला हो जिसके अगेंस्ट में केस चलता है, उसकी प्रोसीडिंग भी सेम ऐसे ही होगी जैसे अदर केसेस में होती है। आइए चलते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं और अधिवक्ताओं से जानते हैं इस विषय के बारे में। बाकी सारी बातें तो आपके सामने सबने रख दी है, पर बस इतना ही कहना चाहूँगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम हड़ताल पे रहेंगे। ना हमें कोई दबा सकता है, ना कोई रोक सकता है। इनकलाब जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। सभी अधिवक्ताओं ने इस काले कानून को वापस लेने के लिए वकील एकता के नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पे और बैठे अधिवक्ताओं से, उनसे जानते हैं इस विषय के बारे में। देखो सर, मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ, जो एलजी साहब ने नोटिफिकेशन पास किया, ये वकीलों के लिए और लिटिगेंट्स के लिए काला कानून। इसमें क्या है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो भी पुलिस वाले हैं वो थाने में बैठ के गवाही देंगे। उससे क्या होगा, ये तो सरासर एक चीटिंग होगी, जिससे कोई फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगी। प्रोसीडिंग भी आपकी फेक होगी। उसमें क्वेश्चन पुटअप करते हैं, तो क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो फाइल को यहाँ भी इस तरफ भी रख सकते हैं, अपने लेफ्ट साइड में ऊपर भी रख सकते हैं, या उनको कोई गाइड भी कर सकता है, जिससे कि फेयर ट्रायल कभी भी नहीं होगी। लिटिगेंट्स इसमें सफर करेंगे। हम चाहते हैं कि ये काला कानून वापस हो। जो हमारे एलजी साहब हैं उनको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि कोई कमेटी गठित करके वकीलों को एक सलाह देके कम से कम इस कानून को लेके आते, हम भी उसमें कुछ अपनी राय देते। वो तो क्या है कि तुगलकी फरमान सुना देते हैं, वहाँ बैठ के कमरों में बैठ के तुगलकी फरमान सुनाते हैं और कुछ नहीं है उनका। जमीनी हकीकत क्या है, कैसे ट्रायल होती है, एलजी साहब को पता ही नहीं है। सरकार भी ऐसी ही हो चुकी है, बिल्कुल निकम्मी सरकार हो चुकी है। वहाँ बैठ के बस अपना चुपचाप एक फरमान जारी कर देते हैं, जाओ भाई। पहले अब 138 में देख लो आप, बीसी के थ्रू हमारी प्रोसीडिंग होती है। अब जजेस भी घर पे बैठने लग गए, धीरे धीरे यही हाल हो रखा है। अब पुलिस भी घर पे बैठ जाएगी, कल को हम भी घर पे बैठ जाएंगे, फिर ये क्या क्या ट्रायल होगा, क्या फेयर, किसके साथ जस्टिस होगा ये? तो इसीलिए हम इसीलिए खड़े हैं यहाँ पे और हम लंबी स्ट्राइक के लिए तैयार हैं। जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम लड़ते रहेंगे। सर आपका भी व्हाट्सएप पे काफ़ी बड़ा मैसेज चला था कि आपकी मांगे जो पूरी नहीं हुई तो आप एलजी हाउस का घेराव करेंगे, तो ऐसा कुछ है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। कल के लिए वैसे कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कल के लिए टाइम रख रखा है और शाम तक जो भी हमारी आगे की प्रोसीडिंग होगी या आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे इसको, वो कल पता चल जाएगा, शायद शाम को पता चल जाएगा। बेसिकली कल का प्रोग्राम है एलजी हाउस को घेरने का। सर इसके लिए आज में कोई व्यक्ति भूपेंद्र जी मिनिस्टर के पास मीटिंग हो रही है, सर आपका कोई ऐसा कोई व्यक्ति नियुक्त करे जो इस पूरे मामले को सरकार तक लेके जाए? देखो जी, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है सभी बार की, उसमें से हर बार में से एक दो हमारे सचिव है वहाँ पे जाते हैं, वही सारे उनको होल्ड कर रहे हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कमेटी। धन्यवाद सर। ये हमारे साथ यहाँ पे अब पूर्व सचिव जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस विषय के बारे में। नमस्कार सर।
नमस्कार जी। जो ये कानून लेके आए हैं एलजी साहब कि पुलिस वालों की वीसी के थ्रू जो गवाही होगी, ये बिल्कुल एकदम गलत है। इसको इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। इससे सिर्फ वकीलों को नहीं, पूरे जुडिशियल सिस्टम को, जो न्याय प्रणाली है, बहुत नुकसान पहुंचेगा। जो आम आदमी है उसको भी पूरा न्याय नहीं मिलेगा। पुलिस वालों की मनमानी बढ़ेगी और झूठे मुकदमों की संख्या बढ़ेगी। तो ये एक चेक रहता था इन पे, जब ये यहाँ आते थे तो उनका क्रॉस होता था प्रॉपर तरीके से, तो एक चेक रहता था जिससे न्याय मिलने की संभावना पूरी बनी रहती थी। तो मेरा कहना है कि इसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। और वकील समाज बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि वकील ही है जो सब आम आदमी, लिटिगेंट सबकी आवाज़ उठाते हैं। और हम पुरजोर इसका विरोध करें, जब तक ये वापस नहीं होगा हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे अपने प्रदर्शन से, और स्ट्राइक हमारी ऐसे कंटिन्यू रहेगी। सर, इसके अंदर अब अगर एलजी द्वारा ये आपका जो काला कानून है इसको वापस नहीं लिया गया तो आपका अगला क्या कदम रहेगा? आगे बैठ के कोऑर्डिनेशन कमेटी है, बाकी जो और कमेटियाँ, हम सब मिल के बैठ के डिसाइड करेंगे इसमें। और जो भी है उग्र प्रदर्शन भी होगा, एलजी के यहाँ भी घेराव हो सकता है, बहुत सी ऑप्शंस है। सारी कोऑर्डिनेशन कमेटी सब मिल के बातचीत करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। धन्यवाद। अब देखिए यहाँ पे हमारे साथ एक महिला अधिवक्ता हैं, ट्रेजरर हैं रोहिणी कोर्ट के अंदर, आशा ज्योति आर्या जी। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस काले कानून के बारे में। नमस्कार मैडम। हाँ जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूँगी, इस पे देखिए गवाही भी वहीं हो और मुकदमा भी वहीं दर्ज हो, ये दोनों चीज़ें गलत हैं। जब थाने में हमारा मुकदमा दर्ज हो रहा है तो वहीं पर हमारा गवाही नहीं होनी चाहिए। गवाही के लिए एक कोर्ट होती है, जज होता है, वहाँ पर हम लोग क्रॉस एग्जामिनेशन भी करते हैं। अगर सब कुछ ही थाने में हो लेगा तो फिर कोर्टों की ज़रूरत क्या है? थाने में कर लो सब कुछ। और ये अननेसेसरी एलजी पावर दे रहे हैं पुलिस को। पुलिस ऑलरेडी पावरफुल है, उनको पावर देने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा कहना ये है कि एलजी साहब ने गलत वो किया है, क्योंकि पुलिस ऑफिशियल्स इनकी सिक्योरिटीज़ वगैरह इनके सारे काम करती है, इसीलिए पुलिस ऑफिशियल्स के लिए ही जो पहले भी कानून बना है बीएनएस, उसमें भी पुलिस को ही पावर दी गई है। अभी जो दूसरा बना है उसमें भी पुलिस को ही पावर दे रहे हैं, रादर देन उनको। पुलिस ऑलरेडी पावरफुल है, वकीलों के राइट्स कर्टेल कर रहे हैं। बस इतना ही कहना है मेरा। थैंक यू, धन्यवाद। अब आइए हमारे साथ यहाँ पे एक अधिवक्ता हैं, अश्विनी गौड़ जी। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस विषय पे उनका क्या कहना है। सर, आप क्या कहेंगे इस विषय पे? नमस्कार जी। देखिए, पहले तो हमें समझना चाहिए कि इसमें लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। लीगल कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है कि इसके पीछे क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या हमें फ़ायदा देगा, क्या हमें नुकसान करेगा। पहली चीज़ है, कोई भी अगर आप कानून बनाते हो विद रिस्पेक्ट टू जुडिशरी या जुडिशियल वर्क, तो उसकी सेंटिटी जब भी रहती है जब वो जुडिशरी के थ्रू प्रॉपर चैनल है। इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सारी इसके अंदर शेयर होल्डर्स थी, स्टेक होल्डर्स थी। किसी से भी पूछा नहीं गया। हाई कोर्ट, इवन हाई कोर्ट जो ट्रायल का जो वर्किंग है नॉर्मली वो चलती है हाई कोर्ट के थ्रू। जैसे अभी आपने देखा होगा पीछे डिजिटल कोर्ट्स, चेक बाउंस के लिए एनआई कोर्ट्स बनाई गई, उनके अंदर भी ऐसा किया गया है कि एक हाई कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया और सर्कुलर भी आया, रेगुलर सर्कुलर्स भी आए हाई कोर्ट के, जिसमें उन्होंने बताया गया है कि भाई आपने क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे होगा और एविडेंस कैसे कंडक्ट होगा थ्रू वीसी। ऐसा कोई भी सर्कुलर नॉर्मल केसेस की एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आज तक नहीं है। बिना हाई कोर्ट के कंसल्ट किए, बिना बार एसोसिएशन को कंसल्ट किए, बिना बीसीडी को कंसल्ट किए, बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कंसल्ट किए, आपने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया, गाइडलाइन दे दी कि आप वहाँ से पुलिस स्टेशन से बैठ के आप कर सकते हो एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे इम्पैक्ट करेगा। पहली चीज़ तो ये है। सेकेंडली, अगर आप देखोगे तो बेसिक लॉ जो है इसके पीछे सेपरेशन ऑफ पावर का, अगर आप देखोगे लेजिस्लेचर अगर अपना काम करती है और अगर जाके जुडिशरी उसके बीच में इंटरफेयर करेगी तो कहीं ना कहीं जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है उसको वायलेट करता है। सेम चीज़ यहाँ पे की गई है। इसका रिपरकशन इतना ज़्यादा होगा कि आज ये छोटे से नोटिफिकेशन से शुरू हुआ है, कल को ये पब्लिक एट लार्ज को बड़े लंबे उसमें इफेक्ट करेगा, बड़ी चीज़ों में। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, इसके अंदर
आपका क्या आप क्या आप इस चीज़ को भी कह सकते हैं कि जो अध्यादेश अभी आया है, जो ऑर्डर अभी आया है एलजी द्वारा, ये अभी सिर्फ दिल्ली में आया है, आगे के राज्यों में भी आ सकता है? हाँ डेफिनेटली, मैं इसी बात को तो मैं रख रहा हूँ कि भाई अगर आज एक छोटे से नोटिफिकेशन से शुरू हुआ है, एलजी भी तो एक नॉमिनेटेड पर्सन है फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलजी साहब को बिठाया है, एलजी साहब किसी नोटिफिकेशन को पास कर रहे हो, दैट डजंट मीन कि उन्होंने खुद किया है, कहीं ना कहीं कंसल्टेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हुआ होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं भी है, देन ऑल्सो अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता है और उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ जुडिशरी इस पे एक्ट नहीं करती है, तो इसके रिपरकशंस आगे हमें देखने को मिलेंगे कि हो सकता है कि डायरेक्टली स्टेट्स में, अदर स्टेट्स में भी ऐसे कानून एप्लीकेबल होंगे जो लार्जली पब्लिक को इम्पेक्ट करेंगे। इसमें हमारा कोई लॉस नहीं है। हमारी जो फाइट है वो जो वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकेंडली जो पब्लिक राइट्स है, सिविलियन राइट्स हैं, उनका जो वॉयलेशन हो रहा है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है राइट टू फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल का मतलब ये है कि आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी थ्रू कोर्ट, आपको अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने का फेयर ट्रायल मिलेगा। अगर आप किसी पुलिस वाले को पुलिस स्टेशन में एम्पावर कर दोगे, वहाँ से वो क्रॉस एग्जामिनेशन एविडेंस कर सकता है, तो ना तो हम डॉक्यूमेंट्स पुट कर सकते हैं वहाँ पे, ना हम उनको एविडेंस लीड कर सकते हैं, ना उनसे हम कुछ पूछ सकते हैं। इवन कई बार ऐसा होता है कि कुछ केस प्रॉपर्टी है, गन है, कोई रिकवर हुई है, कई बार क्या होता है सील्ड एनवलप में है, अब उसको दिखाने के लिए पुलिस वाला चाहिए वहाँ पे। अब वहाँ से वो करेंगे तो कैसे उसको जज साहब एग्जामिनेशन करेंगे, कैसे एडवोकेट्स देखेंगे, कैसे लिटिगेंट देखेगा कि मेरे पास से क्या चीज़ रिकवर हुई तो क्या चीज़ रखी गई है केस के अंदर। तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं इन चीज़ों की, और इस तरीके से अगर ये कानून आएगा तो लार्जली जो अफेक्ट होगा इससे पब्लिक एट लार्ज होगी, और जो जिनके लिटिगेंट्स हैं, जिनके केसेस हैं, जिनके ऊपर फॉल्स केसेस भी हैं, अगर आप ये कह सकते हो 90% 10% केसेस ऐसे भी हैं जो इनोसेंट होते हैं। कई बार होता है कि पुलिस की तरफ से भी जाती होती है, अगर नहीं भी होती है पुलिस की तरफ से तो भी कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट डिस्प्यूट्स में क्रिमिनल केसेस लॉज हो जाते हैं, तो उन केसेस में बड़ा सफ़र करना पड़ता है लोगों को, और इस तरीके के लॉज के बाद फिर हम उनको प्रोटेक्ट करने में प्रॉपरली हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और वो कहीं ना कहीं एक एडवर्स इम्पैक्ट रहेगा इस नोटिफिकेशन का। इसीलिए ये प्रोटेस्ट हमें एट लार्ज नहीं इफेक्ट करेगा, ये लिटिगेंट्स को इफेक्ट करेगा। अच्छा सर, इसके अंदर एक चीज़ और बताइए आप, जो जुडिशरी है, जो रोहिणी कोर्ट के जजेस हैं, उनका कितना सपोर्ट आपको यहाँ से मिल रहा है? देखिए अभी तक हमारे जितने प्रोटेस्ट रहते हैं, नॉर्मली हम कोई भी जैसे बार की तरफ से कोई भी सर्कुलर इशू होता है स्ट्राइक के लिए, स्ट्राइक तो हम इज़ नॉट द एप्रोप्रिएट वर्ड, एब्सटेंट फ्रॉम वर्क अगर जब भी हम करते हैं तो हम ड्यूली उनको सर्व करते हैं बार एसोसिएशन का नोटिस कि हम इस पॉइंट पे इस पर्पज़ के लिए ऑन स्ट्राइक हैं। कई बार हमारा बहुत अच्छा भी रहा है, पर आज तक जितना भी मैंने देखा है या मेरा जो एक्सपीरियंस है, तो जुडिशरी हमेशा जो एडवोकेट्स की स्ट्राइक होती है उसमें सपोर्ट करती है, और ज़्यादा हैवी एडवर्स ऑर्डर्स नहीं पास करती है। नॉर्मली होता है कि हाँ जिसमें ऐसा है कि कोई एडवांटेज ले सकता है लिटिगेंट, या कुछ ज़्यादा ही जानबूझ के, जैसे पिछली 10 डेटों से अपीयरेंस ही नहीं है और इस डेट पे भी अपीयरेंस नहीं है, क्योंकि लिटिगेंट्स को कोई प्रोहिबिशन नहीं है अपीयरेंस का, फिर भी नहीं आते हैं, तो उन केसेस में थोड़ा हो सकता है, पर बाकी नॉर्मली जुडिशरी सपोर्ट करती है, क्योंकि हमारा कोई अपना पर्सनल एडवोकेट का कोई कोज नहीं होता है। आज तक जितना भी जो भी स्ट्राइक या एब्सटेंट फ्रॉम वर्क का जितना भी रहा है, कहीं ना कहीं पब्लिक वेलफेयर के लिए ही एडवोकेट्स ने काम किया है, और ऐसे ही हमारी बार भी कर रही है, हम उनके साथ हैं, और बार के जितने मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, जो जैसा डायरेक्शन देंगे, आज हमारे को डायरेक्शन थी कि आपको रोहिणी कोर्ट में अभी स्ट्राइक करनी है, कल को अगर हमें डायरेक्शन दी जाएगी एलजी हाउस को घेराव करने की या सीएम हाउस को घेराव करने की, तो उसमें हम आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ अश्विनी गौड़ जी थे, जिन्होंने अपने मत को रखा और जिन्होंने बताया कि भाई ये हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी का काफ़ी ज़्यादा लॉस है, और जो लिटिगेंट्स है उनका ही सबसे ज़्यादा नुकसान है, इसमें वकीलों को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, उनकी हक के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। आइए चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे और उनसे जानते हैं इस विषय के बारे में।
अपनी एसोसिएशन के साथ है। जो भी एसोसिएशन कहेगी हम भी उसी संघर्ष पथ पर हम भी चलेंगे। और इसमें एक बात मैं और भी ऐड करना चाहूँगा कि भी हार जीत से हमें डर नहीं है बिल्कुल भी। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, हार मानूंगा नहीं। तो वकील इस बार हार नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। और वो बिल्कुल एक ऐसे पथ पर खड़े हैं अडिग कि इस काले अध्यादेश के जो भी कानून ये जो नोटिफिकेशन है, जब तक इसको एलजी साहब वापस नहीं लेंगे तब तक हम ऐसे ही डटे रहेंगे और इनको ना कोचने चलते। धन्यवाद सर। आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे और अधिवक्ताओं से। सर आप क्या कहेंगे? हम ऐसे हड़ताल करते रहेंगे, बिल्कुल ऐसे स्ट्राइक चल रही है, 3-4 दिन हो चुके हैं और ऐसे ही चलती रहेगी आगे तक। धन्यवाद सर। तो देखिए यहाँ पे कई अधिवक्ता थे जो आक्रोश में बैठे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इस काले कानून को लेकर गुस्से में हैं। आइए बात करते हैं रोहिणी कोर्ट के कुछ और अधिवक्ताओं से और उनसे जानते हैं इस काले कानून के बारे में और उनका आगे क्या निर्णय होगा उसके बारे में। सर आप क्या कहें? हमारे बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज होता है, कोई जस्टिस कर ही नहीं पाया। जिसने कानून जिसने इन्वेस्टिगेशन की है वो थाने में बैठ के वहीं से ही सब अपनी खुद इन्वेस्टिगेशन करने वाला और वहीं से बैठ के अगर करेगा तो कोर्ट उसके बीच में बहुत बड़ा गैप बन रहा है। जब कोई भी विटनेस कोर्ट में पेश होकर अगर अपनी गवाही करवाता है उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि तो जज सबके सामने खड़े हैं, उसके सामने आप जो भी सच बोलोगे वहाँ पर आपके बहुत सारी चीज़ें आप नीचे फाइल खोल के और सामने VC पे कर रहे हो। अगर आपको मान लो कि जवाब समझ नहीं आता, अब 1 सेकंड में कह दो कि भाई डिस्कनेक्शन हो गया, तो उसमें कोर्ट जस्टिस कहाँ से रहेगा? तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गलत चीज़ हो जाएगी अगली पास में, इसको जल्दी जल्दी रोकना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, इसके अंदर अब तक आप जो बैठे हुए हैं आंदोलन में, तो इसमें आप क्या अभी कोर्ट के अंदर पेश हो रहे हैं या आप पूरे दिन ऐसे रहते हैं? कोई पेश नहीं हो रहा, कोर्ट के अंदर कोई काम नहीं किया जा रहा, कोई डेट नहीं, कोई स्टेज नहीं। इनफैक्ट अगर कोई करने की कोशिश भी कर रहा तो उसकी पूरी कोशिश करो। धन्यवाद सर। आइए बात करते हैं यहाँ पे और अधिवक्ताओं से, मौजूद अधिवक्ताओं से, उनसे जानते हैं इस विषय के बारे में। सर आपका क्या विचार है? सरकार के द्वारा न्याय व्यवस्था को दबाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है, वो सरासर गलत है। संविधान का उल्लंघन, अपनी पावर का दुरुपयोग ना किया जाए, न्याय व्यवस्था को ऐसे ना कुचला जाए। मेरा ये मानना है कि यदि थाने में बैठकर पुलिस वाला गवाही देता है तो ना तो वो फेयर ट्रायल कर सकता, ना ऊँट हो सकती, ना ही वो अपनी जो चीज़ें हैं नकल मार कर सारी चीज़ों की गवाही देगा, ना ही फेयर ट्रायल चलेगा। इसका सीधा सीधा असर न्याय व्यवस्था पर पड़ेगा जो लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये संविधान का उल्लंघन है। कृपया कर सरकार ऐसे किसी आदेश को पारित ना करे। यदि ऐसा कोई आदेश बनता है तो पहले कमेटी के द्वारा, सदस्यों के द्वारा उसका अप्रूवल पास करे, उसके बाद ऐसे किसी आदेश को पारित करे जो कि न्याय के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। यही ऐसा मेरा मानना है। और यदि सरकार इस कानून को वापसी नहीं देती है तो हम आगे भी अपने स्ट्राइक को बरकरार रखेंगे और इस कानून को वापसी देंगे। आइए चलते हैं, बात करते हैं और यहाँ पे मौजूद अधिवक्ताओं से और उनसे जानते हैं इस विषय के बारे में। तो आप क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे हमारे साथ कई अधिवक्ता मौजूद थे और काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में भी थे और उनका खाली एक ही कहना यही है कि ये जो काला कानून आया है, जो VC के ऊपर पुलिस अपना बयान दर्ज कराएगी ना कि कोर्ट में आकर, ये गलत कानून है। इससे न्याय बिल्कुल अनजस्टिस हो जाएगा और किसी को भी प्रॉपर न्याय नहीं मिल पाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे साथ एक अधिवक्ता और जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस विषय के बारे में। सर आप क्या कहेंगे? ये जो कानून है काफ़ी लोगों के लिए, हमारे लिए और जो हमारे उनके लिए काफ़ी गलत है। इस तरीके से पूर्ण न्याय कभी नहीं हो सकता। आप तो ये सोच रहे हो कि आप VC से अपनी वहाँ पे एविडेंस करा दो, तो बिल्कुल अनफेयर होगा तो अनजस्टिस होगा और अनजस्टिस होगा तो फिर ना तो न्याय कहा जाएगा और ना उसको पूर्ण न्याय कहा जाएगा। इसलिए इस कानून को जल्द से जल्द वापसी लिया जाए। जो इन्होंने LG साहब ने हमारी नोटिफिकेशन निकाली है, इस तरीके से काम नहीं होता। अगर जो धरातल पर हमारा काम देखना है तो नीचे आए और आके यहाँ देखें, जब पता चलेगा कि आपने जो नोटिफिकेशन निकाली है सही है गलत है। वहाँ बैठे बैठे कुर्सी पे आप कुछ भी नोटिफिकेशन जारी कर दो, ये तो बिल्कुल आप एक तरह से तानाशाही वाला फरमान सुना रहे हो कि जो हम कहेंगे वो सही है।
तो इसलिए अगर जब तक ये उन्होंने फरमान वापसी नहीं लेंगे ये स्ट्राइक अनिश्चितकाल तक चलेगी और जो हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर आस पास कई सारे अधिवक्ता जुड़े हुए थे, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं बीच वाली उनसे जानते हैं इस विषय के बारे में। देखिए यहाँ पे हमारे साथ कई, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कई महिलाएं अधिवक्ता भी इस प्रोटेस्ट में जुड़ी हुई हैं और वो भी इस काले कानून के विरोध में है। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस विषय के बारे में। आप क्या कहेंगे इस काले कानून के? देखिए, बहुत एक हैरानी की बात है कि जो ऊंचे पद पर लोग बैठे हुए हैं वो किसी भी कानून को बना देते हैं या इम्प्लीफाई करने के लिए कह देते हैं कि जी हमने ये कानून बनाया है। एक आम जनता को बात है कि जब भी कुछ घटना घटती है पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस उसमें कंप्लेंट और FIR करती है, फिर उसमें एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया जाता है। जब भी कोई बड़ी अहम घटना होती है उसमें 2 या 4 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उनकी गवाही होती है कोर्ट में। कोर्ट में जो गवाही होती है उनको खुद को भी नहीं पता होता कि गवाही किस प्रकार से तैयार करनी है, PP सर करते हैं, उनको जज साहब के सामने बोलनी होती है। और पुलिस के लिए कहा ही गया है कि कोई ड्राइव न दे दे या कुछ और ना कर दे। एक उनको कानून का डर होता है कि वो सच बताएं, किसी को जेल होनी है या किसी को बेल होनी है, ये बहुत गवाही के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या उनकी गवाही की अहमियत क्या LG साहब नहीं जानते? वो क्या इस बात को नहीं समझते कि उनकी गवाही से कोई बयान बाहर जा सकता है और किसी को मतलब बेल भी मिल सकती है? इतनी अहम गवाही होती है। अहम गवाही वो कैसे ऐसे ही अपने चैम्बर में बैठ के या थाने में बैठ के दे सकते हैं? किसी की ज़िंदगी का सवाल है और लोग न्याय पाने के लिए ही न्यायपालिका का सहारा लेते हैं और कोर्ट तक आते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। ये बहुत काला कानून है, ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए और हम सारे वकील एकजुट होकर के इसका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे और अधिवक्ताओं से, उनसे जानते हैं इस काले कानून के बारे में। सर आप क्या मैं इस LG साहब के हिटलर शाही एक आदेश के विषय में दिल्ली पुलिस के लिए तो कहना चाहूँगा, दूर रह कर न कहो बात करीब आ जाओ। देखिए, न्याय को उजागर करने के लिए और सत्य को बाहर लाने के लिए पुलिस, अधिवक्ता और जज साहब, इन तीनों का रूबरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब तक यही होता आया है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई एक आरोप लगता है, वो आरोप सच्चा है या झूठा है, उसको उजागर करने के लिए पुलिस अपनी कोशिश करती है, अधिवक्ता अपनी कोशिश करता है, तब जाकर माननीय न्यायालय, जज साहब उसका फैसला देते हैं। लेकिन अब अगर ऐसे में अधिवक्ता तो होंगे, न्यायाधीश भी होंगे, लेकिन पुलिस जिसके ऊपर मुख्य जिम्मेदारी होती है, अगर वो इस तरीके से छुपकर दूर बैठकर अपनी बात कहेगी तो कहीं ना कहीं न्याय होने में, सच बाहर आने में बहुत ज़्यादा बाधा आएंगी। और वकील साथी इसका अभी तक पुरजोर जो विरोध कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि प्रत्येक अधिवक्ता, ऐसा नहीं है कि सभी के पास बहुत ज़्यादा केसेस हैं, सभी वकीलों की बहुत अच्छी इनकम है, लेकिन अधिवक्तागण आज अगर हड़ताल पर हैं, क्योंकि अधिकतर अधिवक्ता हैंड टू माउथ होते हैं, रोज खोदना, रोज पीना। लेकिन आज अगर अधिवक्ता सड़कों पर है, हड़ताल कर रहे हैं, तो ये जनता के लिए है, ये नागरिकों के लिए है। यहाँ पर नागरिकों को, आम आदमी को समझना ये बहुत ज़रूरी होगा कि अधिवक्ता अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये अधिवक्ता आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं तो निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से हमारे दिल्ली के प्रत्येक निवासी को अधिवक्ताओं की आवाज़ को और ज़्यादा बुलंद करना चाहिए, जिससे कि ये जो हिटलर शाही वाला एक आदेश आया है, इसको हिटलर साहब वापस लेने को मजबूर है। धन्यवाद। आइए चलते हैं, बात करते हैं। मेरे अधिवक्ता बहन और अधिवक्ता भाई ने जो पहले बोला है, बिल्कुल सच बोला है कि पुलिस अगर थानों में बैठ के गवाही करेगी, उससे प्रॉपर तरीके से हम उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर पाएंगे। कई बार बॉडी लैंग्वेज से जज साहब इसमें इंटरफेरेंस करते हैं और हमें क्वेश्चनिंग में आसानी करते हैं, या उसको भी आसानी होती है और कई चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं जो
हमारे क्लाइंट्स को सीधा नुकसान या फ़ायदा देती हैं। तो इससे प्रॉपर एक फेयर जजमेंट में दिक्कत आएगी। और ये जो काला कानून एलजी ने पास किया है, जो नोटिफिकेशन निकाली है, ये तुरंत वापस होना चाहिए और जिससे हमारे अधिवक्ता भाई वापस कोर्ट्स आ सके और क्लाइंट का काम कर सके, क्योंकि अधिवक्ता नहीं चाहते कि स्ट्राइक को, लेकिन ये सरकार काला कानून ज़बरदस्ती ला के हमें मजबूर कर रही है कि हम स्ट्राइक करें। देखिए, यहाँ पे जो अधिवक्ता थे सभी का यही कहना है कि ये काला कानून बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इससे बिल्कुल लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा, लोगों के साथ अनजस्टिस होगा। आइए चलते हैं, बात करते हैं और अधिवक्ताओं से। आप क्या कहेंगे? सर, ये एक जनता के साथ बहुत गलत होता है। इस जो है नोटिफिकेशन के बाद क्या है कि पुलिस वालों की मनमानी बढ़ जाएगी। एक वकील ही ऐसा है कि जो आम जनता को न्याय दिलाता है, और अगर उसकी वर्चुअल कोर्ट से या अलग रूम में थाने के अंदर बैठ के अगर उसकी गवाही होगी तो सारे झूठे सच्चे केसों में सभी में सजा ही होगी फिर तो। और वकील का रोल क्या है? वो सारे थाने भी कोर्ट में ले जाओ। अगर थाने के अंदर गवाही होने लगी, क्योंकि पुलिस वाले को एक डर होता है कि एक वकील मेरा क्रॉस करेगा, गवाही लेगा, तो वो सच निकालना पड़ता है उससे और उगलता है वो सच। लेकिन अगर वो थाने में होगा तो काय का सच निकलेगा? जो उसने बयान दे दिए, जो झूठा केस बना दिया, वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो आम आदमी के साथ धोखा है ये, और जो है अन्याय बढ़ेगा इससे, न्याय जस्टिफाई नहीं होगा इससे। तो मेरी यही है कि ये नोटिफिकेशन जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए और सभी के हितों के लिए ये कानून काला जो है नोटिफिकेशन है, इसको रद्द किया जाना जिला कोर्ट में या हाई कोर्ट में? सर, ये जो गवाही होती है वो तो जिला कोर्ट में होती है। जो बाकी जो ट्रायल है, क्योंकि वो तो जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही ट्रायल होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो अपीलेंट कोर्टें हैं। और दूसरी बात है कि इस कानून का असर तो ऊपर तक जाएगा, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? जो गवाही नीचे हो चुकी है आपको, जो चाहे वर्चुअल हो चाहे जैसी भी हो, तो कोर्ट उसने तो अपील में सुनना है। अगर सजा ही होगी तो ज़्यादा केस में अपील में जाना पड़ेगा। अब भी क्या है कि काफ़ी केस जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्पोज हो जाते हैं इसी बात पे, क्योंकि सच्चाई उगल के वो अगर जब थाने में क्रॉस होगा तो फिर उसका सच्चाई सामने आएगी नहीं। आम जनता के साथ धोखा है, क्लियर। धन्यवाद सर। तो देखिए, यहाँ पे हमारे साथ और अधिवक्ता हैं, जिनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। तो ये बिल्कुल एरोनियस है इन लाइन्स ऑफ लॉ, क्योंकि इसमें जो इन्होंने प्रोविज़न रखा है ये प्रोविजो ही रॉन्ग है। क्योंकि इस प्रोविजो में सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए थी कि भाई इसमें ये प्रोविजो नहीं होना चाहिए था कि स्पेसिफाई किए जाएंगे एरिया, वर्चुअल एरिया बनाने के लिए, और पुलिस को ये गाइडलाइंस नहीं दी जा सकती। बेसिकली ये जुडिशियस माइंड से, और ये ऑर्डिनेंस जो बना है, ऑर्डिनेंस में प्रोवाइडेड होना चाहिए था कि ये जो भी ये डिसाइड किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट जजेस द्वारा या ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया जाना चाहिए था। बीसीआई को इसमें इन्होंने गुड फेथ में नहीं लिया है, ना बीसीडी को लिया। जितनी बार काउंसिल ऑफ हमारी ऑल ओवर इंडिया की है, उनको भी इन्होंने उसमें गुड फेथ में नहीं लिया है। जब भी इस प्रोविजन को लाना था, इनको प्रोविजन को, सबसे पहले इनको बार काउंसिल, ऑल बार काउंसिल्स को इनको गुड फेथ में लेना चाहिए था, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए था, और बीसीआई को स्पेसिफिकली इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए था, ताकि कोई सही से ऑर्डिनेंस बन पाता। अब इन्होंने ऑर्डिनेंस तो बना दिया है, पर इसको मॉडिफाई भी कर दिया है ऑर्डिनेंस। अब इन्होंने लेजिस्लेशन में जाए बिना इसको ये दोबारा से अमेंडमेंट नहीं कर सकते इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलजी साहब को यदि इसमें कुछ करना भी तो नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम से यदि कोई गाइडलाइंस आई भी है तो पहले उसको इन्फॉर्म करना चाहिए था बीसीआई को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, और सारी जितनी भी बार काउंसिल्स है। एलजी तो यहाँ पे, बाकी जगह चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, गवर्नर्स भी हैं, सबको इनको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, उनकी ओपिनियन लेनी चाहिए। आप डिस्पाइट दैट ओपिनियन दे हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स। और ये जो बनाने भी थे, इनको वर्चुअल बनाने थे, तो ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब की परमिशन से या ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्पेसिफाई एरिया में वर्चुअल बनाने थे। और वहाँ पे क्या था, रिलीविंग मजिस्ट्रेट्स बिठाने चाहिए थे जो इस प्रोसीडिंग को आगे प्रोसीड करते, ताकि ये फेयर प्रोसीडिंग हो पाती। अब थाने में यदि वर्चुअल बना रहे हैं या कहीं डीसीपी ऑफिस में वर्चुअल बना रहे हैं, क्या पता चला दीवार में इन्होंने अपनी
इन्होंने स्टेटमेंट चिपका ली और वहाँ वर्चुअली कैमरे से हटके ये वहाँ पे उसको स्टेटमेंट को पढ़ के भी बयान दे सकते हैं, तो उसका क्या इलाज है? कुछ नहीं है। और ट्रायल एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो वहाँ कंक्लूड हो गया, उसको आप दोबारा डिक्लाइन नहीं कर सकते। इट विल गो अप टू सुप्रीम कोर्ट एंड मेरिट, इट वुड बी डिसाइडेड ऑन मेरिट एंड मेरिट हैज बीन डिसाइडेड वेदर इट इज फेयर और एरोनियस इन द आइज ऑफ लॉ। नथिंग कैन बी चेंज इन फ्यूचर। दिस इज माई ओपिनियन इन दिस रिगार्ड। तो सर इसके अंदर आप एक चीज़ और बताइए, पीछे जब ये BNS का जो हमारी सारे जितने भी सेक्शंस हैं सारे चेंज हुए थे, उस टाइम पे भी एक कानून लेके आ रहे थे, जो पहले लेके आया था मिनिस्ट्री की तरफ से, तो आप लोगों की हड़ताल नहीं, इसको वापस हमें गुड फेथ में नहीं लिया गया। इन्होंने खाली हमें ये कहा कि अब जो भी अमेंडमेंट हो गया आने वाले टाइम में आपको हम गुड फेथ में लेंगे और आपको गुड फेथ में लेते हुए आपकी ओपिनियन ली जाएगी। एडवोकेट्स की कोई ओपिनियन नहीं ली गई। चलो एडवोकेट की ओपिनियन नहीं भी ली गई, बार काउंसिल इज रिप्रेजेंटिंग अस, चाहे वो बार काउंसिल किसी भी स्टेट की है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी है, उन्हें गुड फेथ में नहीं लिया गया। हु इज रिप्रेजेंटिंग टू द एडवोकेट्स? बार काउंसिल ऑफ इंडिया एज वेल एज बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दे हैव नॉट बीन टेकन इन गुड फेथ। इसलिए ये सब कुछ इन्होंने अपने ही आर्बिट्रेरीनेस से इन्होंने सब कुछ डिस्क्रिशनरी मैनर में कर लिया, किसी से कोई इन्होंने ओपिनियन नहीं ली है सरकार। सर एक बात और इसको ओपिनियन कहाँ भी, फाइनल ओपिनियन कहाँ भी नहीं जाएगा। ये फाइनल वर्डिक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम और लॉ मिनिस्ट्री ने खुद ही ले लिया है। ना तो इनसे चेयरमैन बार काउंसिल, ऑनरेबल चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पूछा गया, ना ही ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ स्टेट से पूछा गया। उनको गुड फेथ में लेना चाहिए था, तब इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, क्योंकि लीगल फेटर्निटी ही अच्छा बता सकती है व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट रेमेडी इन फ्यूचर। एक मैं बताता हूँ आपको BNS के बारे में। क्या है कि 1860 से IPC लागू थी। अब 150 साल के बाद एक चेंज कर दिया जी, BNS हो गया। वो आप कुत्ते का नाम शेर रख दोगे तो क्या वो शेर हो जाएगा? तो सारे सेक्शन वही हैं, अब उसको BNS कर दिया। सारी इससे क्या दिक्कत है? जजों को भी दिक्कत आ रही है, बड़े बड़े वकीलों को भी दिक्कत आ रही है, जिनकी 50 साल प्रैक्टिस है, 20 साल प्रैक्टिस है, 10 साल प्रैक्टिस है, जिन्होंने लॉ में पढ़ी है 5 साल 3 साल के IPC पढ़ी है, उनके लिए अब BNS के सेक्शन चेंज हो गए। सब कुछ सेम है। जो अगर इनको कोई अमेंडमेंट करना था, जो बेकार सेक्शन है उसको हटा देते, उसको रिमूव कर देते, जो नए सेक्शन है उसको ऐड कर लेते, सजा में ऊपर नीचे जो करना था कर लेते। लेकिन नाम चेंज करने से, धारा का नाम, सेक्शन चेंज करने से सब कुछ तो सेम ही है। तो उससे क्या होगा? एक डिस्टर्बेंस पैदा हो गई है। इवन जजों को भी नहीं पता, वो फट से कोई भी एक्शन होता है तो फट से फाइल निकालते हैं, अपनी BNS का एक्ट निकालते हैं और पढ़ना पड़ता है उसको। पढ़ाई तो सबकी IPC में हुई है, CRPC में हुई है, अब वो BNS हो गया, BNSS हो गया। तो इससे क्या हो गया? अब हमने क्या कुत्ते का नाम शेर रख दिया, तो शेर वो नहीं हुआ, वो कुत्ता ही रहेगा। तो इसमें डिस्टर्बेंस हुई है इसमें हंसने की, क्योंकि दिक्कत क्या है कि खाली नाम चेंज कर देने से कुछ नहीं होता, उल्टा डिस्टर्बेंस होता है। और हम बाहर पिंजरा लगाते हैं, यहाँ शेर रहते हैं कुत्ते वहाँ पर, तो ये गलत है, ये बहुत गलत है। क्योंकि गवर्नमेंट की, BJP गवर्नमेंट फुल स्ट्रेंथ में थी, कोई अदर गवर्नमेंट का ओपिनियन नहीं आया। उन्होंने अपनी दादागिरी करने के लिए, खाली अपना नाम करने के लिए कि हमने जो है, जो 150 साल में नहीं हुआ वो हमने अब कर दिया, और वो इस वजह से उनको अपना नाम करने के लिए ज़बरदस्ती BNS बना के IPC को जो है चेंज कर दिया और वो लागू कर दिया बेवजह। ये आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे साथ कई अधिवक्ता थे। देखिए हमारे साथ यहाँ पे अधिवक्ता और दूसरे आइए से बात करते हैं और उनसे जानते हैं इस काले कानून के बारे में। सर आप क्या सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे बीच में आए ताकि हमारी आवाज़ को आप सबके सामने ला सके। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई हमारी नहीं है, ये सभी लिटिगेंट्स की लड़ाई है, ताकि हम उनकी आवाज़ आज पूरे देश में जगा सकें। कल को अगर ये सारी चीज़ें होती हैं कि जो एविडेंस है पुलिस वालों का, जो ऑर्डिनेशन पास करा गया है LG के थ्रू की जो एविडेंस है वो थाने से होगी, उन चीज़ों में आगे जो सबसे भारी नुकसान होगा वो वकील का नुकसान नहीं है, वही जनता का नुकसान है, वो लिटिगेंट्स का नुकसान है। उनकी लड़ाई हम कोर्ट में लड़ते हैं, उस लड़ाई के लिए हम आखिरी दम तक खड़े हैं ताकि उनको एक न्याय मिल सके और एक फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन जो होती है और एक फ्री एंड फेयर जो ट्रायल होता है वो ट्रायल जागरूक रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।
देखिए यहाँ पे हमारे साथ कई अधिवक्ता जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि ये जो काला कानून है ये इससे लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा, सिर्फ अनजस्टिस ही लोगों के साथ होगा। मैं यश कुमार गुप्ता अपने सहयोगी उदय के साथ SPD लाइव दिल्ली। यही नहीं, वकीलों के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव और कांग्रेस के त्रिनगर विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज भी पहुंचे, जहां उन्होंने 30 हजारी कोर्ट के सभी वकीलों के साथ मिलकर संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के साथ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। यश कुमार गुप्ता की SPD लाइव के लिए दिल्ली से खास रिपोर्ट। आपकी आवाज हमारा वादा, सिस्टम को जगाना SPD लाइव का इरादा। इस प्रकार की और बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए SPD लाइव और अपने क्षेत्र की भी प्रकार की जन समस्याओं के लिए हमें संपर्क करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। SPD लाइव।